मेरा सपना था कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनूं। मेरी शादी 15 साल की एज में ही हो गई थी। जिस एज में लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, खेल कूद रहे होते हैं, उस टाइम पर से मैं जॉब करती हूँ। उसको पैसे भी चाहिए थे तो वो तो कुछ करता नहीं था, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर थी। डिप्रेस्ड रहती थी मैं बहुत ज़्यादा। मैं एक ट्रस्टेड अकेडमी सर्च कर रही थी। मैंने गूगल पर सर्च करा तो मेरी विंध्या का आया। मेरी विंध्या अकेडमी में जाएँ, बहुत अच्छे हैं मैम सर, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। उस टाइम पर सर मैं रेडी हुई थी, बहुत खुश थी कि मेरा एग्ज़ाम है उस दिन। काफ़ी मतलब मारपीट ये सब हुआ, तो मैंने 1 घंटे के लिए अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था। हेलो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लेके आए हैं आशीष जी की स्टोरी। आशीष जी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है और आशीष जी का काफ़ी कम एज में शादी हुई थी और शादी के बाद एक लड़की हुई एंड उसके बाद ब्रेकअप भी हुआ। और 2021 में आशीष जी ने मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी से कोर्स किया और 2023 में जिस घर में रेंट पर रहती थी उसी घर के एक कमरे में अपना पार्लर स्टार्ट किया और आज उन्होंने वो घर भी बाई कर लिया है अपनी पार्लर की इनकम से। और उनकी ये स्टोरी उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ गोल हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि इनकी स्टोरी में बहुत स्ट्रगल है लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो अब बात करते हैं आशीष जी से। आशीष जी, आपका नाम क्या है और आपकी एज क्या है और आप क्या कर रहे हो अभी? सर मेरा नाम आशीष सिंह है। मैं एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मेरी एज 30+ है। मेरा सैलून है परी मेकओवर नाम से, मेरी बेटी के नाम से ही मैंने रखा है और ये मयूर विहार फेज़ 1 में है सर। ओके। हाँ। आपकी स्टार्टिंग लाइफ कैसे रही? कब आपकी शादी हुई? आप कहाँ पे पढ़े लिखे हो? कहाँ पे पढ़े हो मोस्टली? सर पढ़ाई तो कुछ खास नहीं हो पाई है मेरी, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी। तो पढ़ाई 10th में मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी सर। तो पढ़ाई के साथ साथ ही एक्चुअली मैं 13 साल की एज से जॉब कर रही हूँ सर। तो जिस एज में लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, खेल कूद रहे होते हैं, उस टाइम पर से मैं जॉब करती हूँ। एक्सपोर्ट लाइन में थी। तो मेरा सपना था कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनूं। जैसे कोई पार्लर होता था गली में कहीं पे भी, तो मैं वहाँ बाहर जाके खड़े हो जाती थी कि मेरे को भी एक दिन आर्टिस्ट बनना है, काम सीखना है। तो काफ़ी सालों तक तो मैं जॉब ही करती रही, क्योंकि घर की जिम्मेदारी, बहन मम्मी सबकी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर थी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता था। आपकी शादी कब हुई? सर मेरी शादी 15 साल की एज में ही हो गई थी और शादी का एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा मेरा। तो हस्बैंड का सपोर्ट नहीं था, कुछ भी मुझे ही करना था, सारी फैमिली संभाल ली थी, मेरी मम्मी बहन, फिर मेरी बेटी भी हो गई थी जल्दी, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर थी। तो डोमेस्टिक वायलेंस भी था शादी में? बहुत ज़्यादा सर। अच्छा, जैसे आपकी शादी में डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा था जी। फिर आप उससे कैसे निपटे? आपने कैसे उसे हैंडल किया? सर पहले तो मैंने कोशिश करी कि कॉम्प्रोमाइज़ करने, क्योंकि शादी तोड़ना इतना इजी नहीं होता है, खास करके हमारे यहाँ पर। तो काफ़ी साल तक मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी कि हमारा रिश्ता बचा रहे, लेकिन जब वो कुछ नहीं हुआ तो आखिर में मुझे डाइवोर्स लेना पड़ा। अच्छा, घर वालों ने कैसा उस पर सब किया, मतलब सपोर्ट किया या आपका साथ दिया या बोला कि सर पहले तो थोड़ा सा गुस्सा हुए थे, क्योंकि शादी हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है और फिर वो भी देखते ही थे मारपीट ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता था कई बार। तो इस वजह से फिर उन्होंने भी मेरे को सपोर्ट करा कि ठीक है, जब नहीं बन रही तो फाइनली तुम लोग अलग हो जाओ। उसके बाद फिर मैंने अपना सारा कोर्स वगैरह ये सब कंप्लीट करा। जब ब्रेक हुई वहाँ से अपने घर से आप अपने मम्मी के घर आए जी, तो उसमें कैसे घर वालों ने मतलब क्या बोला कि क्या करोगे आगे लाइफ में, वैसे कुछ? हाँ एक्चुअली मेरी मम्मी तो बोल रही थी कि शादी कर लो तुम्हें घर, क्योंकि मैं रेंट पे भी नहीं था एक्चुअली, मम्मी के पास थी। तो मम्मी ने बोला कि इससे तुम शादी कर लो, तुम्हें घर मिल जाएगा, बच्चों को सपोर्ट मतलब फादर के सपोर्ट मिल जाएगा ये। लेकिन मैंने सोचा जब अपने फादर नहीं हो पाया अपने बच्चों का, तो दूसरे से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे खुद ही कुछ करना है।
तो आप मम्मी के घर से फिर रेंट वाले घर पे क्या सर एक्चुअली क्या है ना, मेरी मम्मी का घर काफ़ी छोटा था तो उसमें ज़्यादा लोग नहीं रह पाते थे, तो मैंने हम लोग, मैं, मेरी सिस्टर वगैरह रेंट पे आ गए। क्योंकि मैं जॉब तो करती ही थी उस टाइम पर, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हुई थी मेरे को, तो हम लोग रेंट पर शिफ्ट हो गए थे उस टाइम पर। तो कोर्स भी मैं पहले से ही कर रही थी, हस्बैंड के साथ में थी जब भी से स्टार्ट करते, वो सपोर्ट नहीं करता था मेरे को बिल्कुल भी। काफ़ी उस चीज़ को लेके लड़ाई झगड़ा रहता था कि नहीं करना है, या मतलब तुम जॉब, उसको एक्चुअली काम भी नहीं करना था, उसको पैसे भी चाहिए थे, घर भी चलाना था, मेरे को ही चलाना था, वो तो कुछ करता नहीं था। तो और कि जॉब करती रहूँ मैं, फिर बच्चे भी थे घर की, मेरी मम्मी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, डिप्रेस्ड रहती थी मैं बहुत ज़्यादा। तो उसी बीच फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है। मैं एक ट्रस्टेड एकेडमी सर्च कर रही थी, मैंने खुद ही सर्च करा गूगल पे। तो मैंने गूगल पे सर्च करा तो मेरी बिंदिया का आया, तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा एकेडमी है, तो पता नहीं फीस वीस भी मैं अफोर्ड कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो मेरी बहन है मीना, उसने बोला मेरे से कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम यहाँ जाओ। अच्छा, तो आपने गूगल सर्च किया गूगल पे और आपकी सिस्टर ने रिकमेंड किया कि आप वहाँ जाओ। उसने फर्स्ट टाइम ही बोला कि एक बार वहाँ जाओ, लेकिन मैं थोड़ा डर रही थी कि पता नहीं काफ़ी कॉस्टली है, पता नहीं मैं कर पाऊँगी, एजुकेशन भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। लेकिन उसने मेरे को अच्छा कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम एटलीस्ट वहाँ जाके तो आओ, एक बार देख कर तो आओ। फर्स्ट डे गई थी मेरी बिंदिया अकेडमी में, तो माही मैम थी, क्योंकि मेरी एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी, मैंने मैम को सारा एक्सप्लेन करा था। तो मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, बहुत अच्छी हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं मैं सबको बताना चाहूँगी, या और लोग जो करना चाहते हैं मेरी बिंदिया अकेडमी में जाएं, बहुत अच्छे हैं मैम सर, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, और टीचर भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के। तो जिस दिन सर मैं गई थी फर्स्ट डे, तो मैं थोड़ा बहुत नर्वस थी, तो मैंने उनको सारा बताया, मैम मेरी एजुकेशन वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, मैं कैसे, बस मैं आ गई हूँ। तो मैम ने मेरे को वहाँ पर बहुत मतलब समझाया कि नहीं तुम कर सकती हो, एक बार आके देखो, ट्राई करके देखो। फाइनेंशियली भी मैं वीक थी, और सर मैं एक बात और बताऊंगी कि कई बार मेरे पास फीस नहीं होती थी, तो मैं मैम को बताती थी, तो मैम बोलते कोई नहीं, लेकिन तुम छोड़ना नहीं, ठीक है, नहीं है मत दो, कम करके दो, लेकिन तुम्हें कोर्स नहीं छोड़ना है, क्योंकि तुम्हें कुछ करना है। तो मैं भी इसीलिए हूँ कि लेडीज़ों को आगे बढ़ाना है। जब आप कोर्स कर रहे होंगे तब काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे, क्योंकि बहुत सारे थे एक तो एजुकेशन की प्रॉब्लम, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी रही होगी, घर पे आपकी बेटी भी थी, उसको भी संभालना, कोई संभालने वाला नहीं था जी। तो उस दौरान कैसे चैलेंजेस आए और कैसे उन चैलेंजों को आपने कैसे हैंडल किया? सर एक्चुअली मैं जॉब करती थी उस टाइम पे, तो मेन था ये था कि मैं कैसे करूँगी, टाइम कैसे एकेडमी का, और जहाँ पे मैं जॉब करती थी तो वहाँ पे हमारे सर हैं ललित सर, मैंने उनसे बात करी कि सर मैं जब तक मेरा 6 महीने का कोर्स था तो मैं हाफ डे आऊँगी, और हाफ डे में अपना जो भी है मेरा 10 से 12 वहाँ पर कोर्स का मतलब टाइम था मेरा, तो मैं वो मान गए। अच्छा। हाँ, तो पहले मैं एकेडमी जाती थी 10 बजे से 12-1 बजे तक, उसके बाद मैं हाफ डे जॉब पे जाती थी। अच्छा। तो ऐसे मैंने मैनेज करा था सर। एजुकेशन की वजह से भी कुछ दिक्कतें आ रही थी कोर्स में? हाँ सर, एक्चुअली मैंने पहले भी 1 साल पहले आपके मेरी बिंदिया में जाने से पहले 1 साल पहले मैं लैक्मी वगैरह में बहुत जगह गई थी, लेकिन मेरी एजुकेशन की थोड़ी दिक्कत आई थी, तो मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था जल्दी। और ऐसा नहीं है कि मेरे को पढ़ना नहीं आता, पढ़ना आता है, लेकिन हर जगह सर्टिफिकेट वगैरह ये 10th तो पास होना ही चाहिए, और मेरा था ही नहीं सर। नहीं, जैसे कोर्स के टाइम पे जैसे कोर्स टीचर जो समझाते होंगे, ट्रेनर, तो उसकी वजह से एजुकेशन की वजह से उसमें भी कोई दिक्कत आ रही थी कुछ? सर दिक्कत तो थी, लेकिन ज़्यादा नहीं थी, मैं हिंदी में लिखती थी। हाँ, लेकिन इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी, तो मैं हिंदी में ही लिखती थी। और वैसे टीचर, मेरी बिंदिया के जो टीचर थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे से समझाते थे मेरे को, ऐसा नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, कोर्स जब कर रहे थे तब आपकी बेटी भी उस समय काफ़ी छोटी रही होगी, तो हाँ जी सर, उसमें उसे कौन संभालता था जब आप कोर्स करने जाते थे या जॉब करने जाते थे? एक्चुअली सर मेरी सिस्टर थी मेरे साथ उस टाइम, क्योंकि हम सिस्टर साथ ही रहते थे। तो मेरा डाइवोर्स जब ही हुआ ही था, तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं जॉब भी करती थी और फिर बेटी को भी संभालना था, बेटी मेरे बिना रहती भी नहीं थी, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरी सिस्टर थी मीना, वहाँ पे मुझे उसका सपोर्ट मिला, मेरी बेटी को संभाला उसने। अच्छा। और
इस तरीके से मैं एकेडमी आती थी, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी थी, बहुत प्रॉब्लम थी सर, बहुत मुश्किल से मतलब। हाँ नहीं, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि एक तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम, जी दूसरा कोई सपोर्ट करने, घर में कोई है नहीं सपोर्ट करने वाला। जी। अच्छा, जब आप मेकअप कोर्स कर रहे थे तो घर वाले क्या, घर वाले बोलते थे कि कोई बात नहीं है तुम जॉब कर लो या मेकअप कोर्स कर, क्योंकि उसमें कोई बंदा जॉब कर रहा है, पैसे की ज़रूरत है घर पे और साथ में कोर्स भी करना चाह रहा है ना। तो जैसे आपका सपना था सैलून का, जी। तो वो तो आपको पता होगा, घर वालों की तरफ से कैसा सपोर्ट था उस चीज़ के लिए, कोर्स सर के घर वालों की तो सपोर्ट तो किसी का भी नहीं था, क्योंकि मैं ही घर चलाने वाली थी, तो थोड़ा तो वो बोलते ही थे कि कोर्स करोगे तो फिर कैसे घर कैसे चलेगा, तो थोड़ा मुश्किल था। लेकिन सर 6 महीने का मेरा कोर्स था, मैंने 2 महीने में अच्छे से ट्रेनिंग ली और शायद मैं फर्स्ट स्टूडेंट हूँ, पता नहीं, मैं फ्रीलांसिंग भी जाने लग गई थी। माही मैम ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि तुम कर सकती हो। तो मुझे 2 महीने ही हुए थे, 3,000 रुपये की बुकिंग मिली मेरे को, मेरी विंध्या से। अच्छा, अब कोर्स के बाद दौरान, कोर्स करने के दौरान ही फ्रीलांसिंग बुकिंग जी मिलती जी है जी, आपको? क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छे से आ गया था, मेरी टीचर भी बोल रही थी कि तुम कर सकती हो, और सर मेरी घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी ही बहुत ज़्यादा। तो माही मैम ने मेरे को, जो वहाँ की ऑनर है मेरी बिंदिया की, बहुत ही अच्छी, शी इज़ वेरी गुड लेडीज़। हमारी मैम बता रही थी कि आशी को उस समय मतलब वर्क के लिए कहीं की भी बुकिंग वो भेजते थे तो मतलब जाते थे और कभी भी बुकिंग के लिए मना नहीं किया, जी नहीं और सर। काफ़ी अपनी पूरी मेहनत से मेकअप करके आती थी। जी जी, मुझे आज भी याद है मैम ने मेरे को 3,000 रुपये की फर्स्ट बुकिंग दी थी नोएडा में। तो मेरी क्लाइंट काफ़ी हैप्पी थी, मुझे वहाँ से कॉन्फिडेंस मिला आगे कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ। आपको जैसे कोर्स करने के दौरान या कोर्स के बाद मेरी विंध्या की तरफ से कितनी फ्रीलांसिंग मिली होंगी करीब? सर फ्रीलांसिंग तो मेरे को बहुत दी, एक्चुअली मेरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाया था, मेरे को फ्रीलांसिंग मिलने लगी थी। नेल में मेरी टीचर भी थी, और खास करके जो माही मैम है मेरी विंध्या एकेडमी की जो ऑनर है, उन्होंने मेरे को बहुत फ्रीलांसिंग का काम दिया था, तो मेरा अच्छा होने लग गया था, वहीं से स्टार्टिंग अच्छी हो गई थी सर। अच्छा, वो सुना था उस समय शायद एग्ज़ाम था एकेडमी में। हाँ उस समय सर, आपके वो एक हस्बैंड ने मना किया था कि नहीं जाना नहीं है। उस टाइम पर सर मैं रेडी हुई थी, बहुत खुश थी कि मेरा एग्ज़ाम है उस दिन। तो काफ़ी मतलब मारपीट ये सब हुआ, तो मैंने 1 घंटे के लिए अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था। तो इतना डिप्रेस्ड हो गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा मैंने इतनी मेहनत करी है तो मुझे जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, मैं 1 घंटा लेट हो गई थी, थोड़ा मेरी टीचर भी बहुत गुस्सा हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपना बेस्ट दिया था सर। हाँ नहीं, आपकी मेहनत देखो, मेहनत करते हैं तो रंग लाती है मेहनत। तो जैसे फ्रीलांसिंग करने के बाद आपने कहीं सैलून में कहीं जॉब भी की थी अपना सैलून स्टार्ट करने से हाँ पहले? सर, एक जगह मैं गई थी, मैंने 1 महीने, माही मैम ने ही भेजा था मेरे को, ये अशोक नगर में एक सैलून था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो 1 महीने मैंने वहाँ पे करा था, तो मुझे वहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि एक्सपीरियंस की सर बहुत ज़रूरत होती है। हाँ। स्टार्टिंग में तो कुछ लोगों का फ्री में भी करा है, कम बजट में भी करा है, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो फिर जब आप जॉब कर रहे थे उसी दौरान फिर आपने अपने सैलून के लिए सोचा? सर एक्चुअली मेरी बेटी छोटी थी, तो मैं फ्रीलांसिंग करती थी और जॉब भी कर रही थी उस टाइम पे, तो मेरे को घर आने में बहुत लेट हो जाता था, तो मेरी बेटी बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी, क्योंकि बहुत ही छोटी थी, आई थिंक वो 2 साल 2.5 साल की थी उस टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा कि अपने घर से ही मैं स्टार्ट करूँ। जिस घर पे मैं रहती थी रेंट में, वहाँ का बाहर का जो हॉल एरिया होता है, मैंने वहाँ से स्टार्ट करा। मतलब मैंने स्टार्टिंग में लोन लिया किसी से 2 से 2.5 लाख रुपए का। कुछ मैं जहाँ पर जॉब कर रही थी, आपको बता रही हूँ, ललित सर ने थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करा था। कुछ मैंने वहाँ से लोन लिया, कुछ और जगह से लिया, 2.5-3 लाख रुपए मैंने वहाँ पर इन्वेस्ट करा। तो मैंने घर से ही स्टार्ट करा सर। घर के ड्राइंग रूम में स्टार्ट किया आपने? जी, है ना। और स्टार्टिंग के में मार्केटिंग कैसे की अपने सैलून की? सर मार्केटिंग मैंने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, और जो फर्स्ट मेरी मार्केटिंग थी वो मैंने पैम्पलेट से करी थी। घर के आसपास के जो एरिया हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो संजू सर हैं जो कि मेरे सामने बैठे हुए हैं, उस टाइम पे मैंने उनसे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी। थैंक यू। वाकई में बहुत सर और मैम बहुत सपोर्टिंग है। जितने भी स्टूडेंट हैं मैं सबको यही बोलूँगी, मैम और सर इतने अच्छे हैं, हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से। तो आपको जैसे फर्स्ट में आपने पैम्पलेट बांटे अपने एरिया में, विजिटिंग कार्ड बांटे जी, उससे कैसा रिस्पांस आया स्टार्टिंग में? सर मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैं फर्स्ट टाइम मैंने करा था, तो मेरी इनकम फर्स्ट मुझे आज भी याद है
40,000 रुपये मेरी एक महीने की इनकम होती है। अच्छा। हाँ, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया था पैम्पलेट का, वो अभी तक हमारे चलते हैं एक्चुअल पैकेज। हमें याद है आपने ओपन किया था, मैं और माही में जी, मैंने बुलाया था। हाँ, वो तो बुलाना ही था। तो उसमें मतलब आपने आपका ये आसपास के एरिया से मोस्टली पैम्पलेट आपने बांटे, वहाँ से मोस्टली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और क्लाइंट रिपीट होते जी हैं जी काफ़ी। जी, क्लाइंट एक्चुअली हमने जैसे एक क्लाइंट आता है, अगर उसको काम अच्छा लगा हमारा, तो वो 4 लोगों को बताता है। हाँ। इसलिए सर हम लोग ना क्वालिटी में वो नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते बिल्कुल भी, सिखाया ही नहीं है। मेरी विंध्या अकेडमी में हमें एटलीस्ट जो हम प्रैक्टिस करते थे ना सर, वो भी ओरिजिनल से ही करते थे। लोकल क्या हमको पता ही नहीं है। हाँ, क्वालिटी तो हाँ जी, क्वालिटी मेन है। लोग पैसे बचाने के लिए या स्टार्टिंग में सोचते हैं कि क्लाइंट जब ज़्यादा आएंगे तब हम अच्छी क्वालिटी रखेंगे, स्टार्टिंग में कम क्वालिटी से दे देते हैं। लेकिन क्वालिटी जब रखोगे नहीं तो क्लाइंट ज़्यादा आएंगे ही नहीं। जी जी क्लाइंट रिपीट होना और ज़्यादा क्लाइंट जब ही आएंगे जब आप क्वालिटी दोगे। जी। जब आप क्वालिटी रहेगी तो धीरे धीरे क्लाइंट अपने आप ही बढ़ते हैं फिर। तो जब हमारे यहाँ पे क्लाइंट आते थे तो 4 लोगों को और बताते थे जाके कि वहाँ पर अच्छा होता है, तो ऐसे हमारे सर क्लाइंट बढ़ते चले गए। अच्छा, जैसे आप कोई क्लाइंट आता है उसे अप्रोच कैसे करते हो? सर्विस के लिए पैकेज के लिए कौन सा पैकेज देना है, या क्लाइंट अपना खुद चेक कर चूज़ करता है कि ये वाला पैकेज चाहिए मुझे, या अपनी तरफ से आप बताते हो? सर आजकल देखो प्रोडक्ट के बारे में तो सबको नॉलेज होती है, क्योंकि पहले ये होता था सिर्फ पार्लर या सैलून वालों को ही प्रोडक्ट की नॉलेज होती थी, लेकिन अभी सबको नॉलेज है। तो पार्लर में हमारे दिख ही जाता है कि क्या है, लेकिन हमारे पैकेज तो परमानेंट कुछ चलते रहते हैं। तो क्लाइंट वो देखते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो हाँ लेते हैं। कुछ हम बताते भी हैं कि ये ले लो, वैसे कर लो, स्कीम के अकॉर्डिंग क्या किस पे जाएगा वो सब। अब ईयरली पैकेज भी बेचते हो कि जैसे 10 फेशियल, 5 ये उस टाइप से, 5 वैक्स, उस टाइप से कुछ पैकेज भी बनाए आपने ईयरली वाले, जो ये वन टाइम पेमेंट लें और ईयरली उसमें से सर्विस लेते हैं? सर एक्चुअली ऐसा तो कोई कुछ नहीं है अभी। मंथली तो मैंने करा था कि लेकिन ईयरली वाले भी नहीं बनाए हमने, लेकिन सोचेंगे उसके बारे में। जी जी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में आपने लोन लिया था अपने उसके लिए, सैलून सेटअप के लिए जी, वो लोन अब पूरा कंप्लीट हो गया? जी सर, वो तो पूरा हो गया। कोई मान लो कोई लड़की सैलून स्टार्ट करना चाहती है जी, तो आप उसे क्या सलाह देना चाहेंगे? आप जैसे मतलब थोड़े बहुत ही पैसे हैं या से अरेंज करके सैलून स्टार्ट करेंगे, तो आप क्या सलाह देना चाहोगे उसे, कैसे स्टार्ट करे वो? सर मैं उसको यही सलाह देना चाहूँगी कि बहुत बड़े से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर से स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो, या फिर आप कोई छोटी शॉप लेके कर सकते हो। बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे से ऊपर जा सकते हो आप। जैसे कुछ लोग सोसाइटीज़ वगैरह में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी सोसाइटी हैं, वहाँ उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि अपने एक घर के एक कमरे में स्टार्ट करें और सोसाइटी में आराम से मार्केटिंग कर सकते हैं। एक बंदा अपनी एक कोई लेडीज़ अपनी सोसाइटी में एक कमरे में जब अपना सैलून स्टार्ट करती है तो आराम से 70 से 80 हज़ार रुपये महीने के आराम से निकाल सकती है वो। जैसे कोई स्टार्ट करना चाहता है तो कोशिश करे, हिम्मत करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आशी जी ने हिम्मत की, आशी जी पर कोई सपोर्ट नहीं था, कोई सपोर्ट मीन्स कि न तो फाइनेंशियली सपोर्ट था, न घर का इवन जिम्मेदारियां थी, सपोर्ट कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने हिम्मत की और अच्छे जगह से कोर्स किया और अच्छे से कोर्स किया और उसके बाद अच्छी अपने घर में सैलून स्टार्ट करके अच्छी सर्विस देना स्टार्ट किया। अच्छी सर्विस देंगे तो क्लाइंट रिपीट होंगे और भी क्लाइंट आएंगे, नए क्लाइंट आएंगे, आपका सैलून ग्रोथ करेगा। कोर्स करने के बाद आपकी फैमिली पे भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा उस चीज़ का कि कोई आप अपने पैरों पे खड़े हुए कोर्स करने के बाद, तो अब आपकी फैमिली या आपके रिलेटिव होंगे वो कुछ बोलते हैं कि हाँ, मतलब जैसे आप लोग अपने बच्चों को के लिए बोलते हैं कि ऐसे हमारे बच्चे भी ऐसे अपने पैरों पर खड़े हों आपको देख के। सर पहले तो मैंने बताया कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन हाँ आज की डेट में मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, देखते हैं कि बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं उनके लिए भी मैं कर पा रही हूँ और अच्छा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चे हैं, सबके लिए मैं अच्छा कर पा रही हूँ, तो अभी तो वो सब बहुत खुश हैं सब। जैसे और कोई पड़ोसी या रिश्तेदार ये कहते हैं कि ऐसे हमारे आशी जैसे हाँ, हमारी बेटी, हाँ बिल्कुल मेरे चाचा की बेटी हैं, पड़ोसी हैं, सब लोग अब आज बोलते हैं कि हमें आशी दीदी जैसा बनना है। सब लोग मतलब मेरी सिस्टर हैं, सब लोग मतलब बोलते हैं हम भी ऐसे मेहनत करेंगे, इनकी तरह हम भी आगे जाएंगे। लड़कियां अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए, आज मोस्टली लोग बोलते हैं, लेकिन लड़कियां तब भी बहुत लड़कियां हिम्मत नहीं करती है ना, या हिम्मत करती हैं तो उन्हें वैसे डराया जाता है कि भाई
घर का सपोर्ट हाँ, नहीं घर का होता। सपोर्ट नहीं है, वो सोचते हैं शादी कर देंगे और उसके बाद जो कुछ करना है वो अपने शादी के बाद करे वो। हाँ। सर घर वाले ये सोचते हैं, मम्मी पापा या बहन भाई जो भी हैं, कि शादी के बाद करें। शादी के बाद तो फिर कुछ होता नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करने देते हैं शादी के जितनी बाद। मेरे ये चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगा कि जितनी कोशिश या जितनी जैसे बेटी पैदा होने के बाद लोग तैयारी करते हैं शादी के लिए, उतनी कोशिश हमें उसके पैरों पे खड़ा, उसके बिजनेस सेटअप या जॉब के लिए, पढ़ाई लिखाई पे या अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए करनी चाहिए। यदि वो अपने पैरों पर खड़ी है तो उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी कभी भी तो वो अपने आप संभाल लेगी। यदि वो आपने अपने पैरों पर खड़ी नहीं किया उसे और उसकी शादी कर दी तो उस पर तब कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर वो आपके पास आएगी प्रॉब्लम के लिए। शादी से पहले ही एक्चुअली अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए हर लड़की को। जैसे कोई स्टूडेंट अपना सैलून खोलना चाहता है तो वो कोर्स में क्या क्या चीज़ सीखे जिससे कि वो अपना सैलून अपना खुद अपने दम पर खोल सके? सर ये तो डिपेंड करता है कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। कोई हेयर ड्रेसर बनना चाहता है, कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई ब्यूटिशियन बनना चाहता है। जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है वो अपना मन लगा के अच्छे से, और मेन क्या होता है सर, इसमें प्रैक्टिस होती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा करोगे। जैसे सैलून, अपने सैलून में तो सारी सर्विस होगी, मेकअप, हेयर, नेल्स, सारी। तो कौन सा कोर्स, जैसे फुल कोर्स करे या कौन सा कोर्स करे जिससे कि सर वैसे तो सारा ही करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना करते हैं तो सारा काम आना चाहिए। क्योंकि स्टाफ है, ये जो भी काम कर रहा है हमको पता होना चाहिए किस तरीके से हमारा स्टाफ काम कर रहा है और हम उसको बता पाएँ। क्योंकि थोड़ा बहुत गलती स्टाफ से भी होती है तो हम उसको करेक्ट करते हैं। मैं भी करती हूँ और कुछ अनट्रेंड स्टाफ भी मेरे पास आए हैं तो मैं उनको अच्छे से सिखाया है। बहुत अच्छा करते हैं आज के। जब हमको ही नहीं आएगा तो हम स्टाफ को कैसे करेक्ट करेंगे? हाँ, सही बात है। पहले खुद को हमको सारा ही सीखना चाहिए। मैंने सारा करा हुआ सर, ब्यूटी का, नेल्स का, मेकअप का, सारा करा हुआ मैंने। अच्छा, मेकअप में आपने कई सेलिब्रिटी का भी मेकअप किया है? जी सर, ये भाग्य लक्ष्मी एक सीरियल आता है, उसमें मुनीर क्या करके कुछ हीरोइन का नाम है। मैंने मुनीरा कुदरती। हाँ जी सर, मैंने उनका मेकअप करा था। और एक रजनीकांत की हीरोइन थी तो मैंने उनका हेयर स्टाइल करा था। और सर मैंने एक शूट भी करा है। अच्छा, मैंने शूट भी कराया जिसमें थोड़ा मेरा भी सीन है खुद का। और जितने भी सॉन्ग शूट किया, हाँ जी, एल्बम थी, उसका मेकअप आपने किया था? मेकअप भी मैंने करा था। हीरो हीरोइन जो भी थे उसमें सब लोगों का मैंने ही करा था। सिंगर थे जो मेरा आज भी उनसे कांटेक्ट है, अभी भी मेरे को कई बार बुलाते हैं वो लोग। आपके फ्यूचर प्लान क्या है? आप अपने बिजनेस करते हैं और क्या एक्सपेंड करना है, क्या करना है आगे? सर मेरा फ्यूचर प्लानिंग है सैलून एक्सपेंड करने का। मैं बड़ा सैलून, यूनिसेक्स सैलून करना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ जी। अभी जैसे कितनी इनकम हो जाती होगी इसमें? सर मेरी इनकम हो जाती है 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली। अच्छा, हाँ। स्टार्टिंग में तो जैसे मैंने आपको बताया था डे 1 मेरा 40,000 था, लेकिन आज की डेट में मेरी 1 लाख से ऊपर। अच्छा, आपने आशी जी की स्टोरी सुनी, आपने देखा उनके पे कोई फैमिली सपोर्ट नहीं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, फिर भी उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे लगन के साथ अपने सैलून स्टार्ट किया और चलाया। ये आपके लिए भी है कि आप यदि अपनी मेहनत से और लगन से काम करना चाहते हैं, सैलून स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है आशी जी। आपको आशी जी की लाइफ का कौन सा पॉइंट ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा, प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। नेक्स्ट स्टोरी हम लेके आएंगे जल्दी ही। थैंक यू। तो दोस्तों, यदि आपकी भी है कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी तो हमें एक्सप्लोर विद माई संजू पर कांटेक्ट करें। हम आपके पास आएंगे आपकी स्टोरी जानने के लिए। और यदि आप ब्यूटी इंडस्ट्री में कोई कोर्स करना चाहते हैं, मेकअप, हेयर, नेल्स, स्किन, कोई सा भी कोर्स करना चाहते हैं तो मेरी विनय इंटरनेशनल एकेडमी से कांटेक्ट करें। दोनों के एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे।